वेलकम टू क्लास 7 हिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। तो ये है हमारे वीडियो का 4th पार्ट। इससे पहले हम पढ़ रहे थे चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान जो कि इस इतिहास का सबसे खूंखार और सबसे बड़ा हमलावर था। तो उसकी सेना थी मंगोल्स। तो उसने मंगोल्स के साथ मिलकर के संपूर्ण सेंट्रल एशिया और चाइना समेत अनेक कंट्रीज को अपने अंडर रख लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो इतना ज्यादा खूंखार था कि उसने 4 करोड़ लोगों को मार दिया था। तो उसके सामने बड़े बड़े योद्धा जैसे कि सिकंदर महान वो भी घुटने टेका करते थे। तो उसने क्या किया कि जब वो आक्रमण करते करते नॉर्थ ईस्ट ईरान में एक फेमस जगह है ट्रांसोक्सियाना, वहां आधम का, तो उसने दिल्ली सल्तनत में उस टाइम थे अलाउद्दीन खिलजी पहले और फिर बाद में आए मोहम्मद तुगलक। तो उन 2 शासकों ने उसके आक्रमण को झेला क्योंकि चंगेज खान जो है काफी पावरफुल था, मंगोल सेना भी काफी पावरफुल थी। तो दिल्ली सल्तनत को भी काफी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयारियां करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में स्थायी तौर पर एक काफी बड़ी सेना तैयार की। तो आगे हम देखते हैं कि जो इन 2 शासकों ने बारी बारी उसे कैसे निपटा। तो पहले है इसमें अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद तुगलक। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा सक्सेस माना जाता है, मोहम्मद तुगलक को कम। तो इसमें पहले खिलजी के बारे में पढ़ते हैं कि दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस, दिल्ली में 2 बार आक्रमण किए गए। तो लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री पर जो है मंगोल्स का आक्रमण हुआ वो बाहरी सीमा पर हुआ, तो अंदर हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर पाया। तो हमारा देश उसके भयंकर रक्तपात से बच गया। तो जब 2 बार आक्रमण हुआ तो वो थे सन 1299 से 1300 के बीच और दूसरा हुआ था 1302 से 1303 के बीच। तो दिल्ली के सुल्तान खिलजी ने क्या किया कि उसे बचने के लिए डिफेंसिव मैंने कि बचने के लिए उसने क्या किया कि एक बड़ी सी विशाल सेना स्थायी तौर पर खड़ी कर दी कि जिससे उसने मंगोल से लड़ा। फिर बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया अपने लड़ने के तरीके में कि सल्तनत अटैक इन द अर्ली ईयर जब मोहम्मद तुगलक रेन, जब मोहम्मद तुगलक का राज्य था तो उसके स्टार्टिंग में ही उनका मंगोल्स का आक्रमण हुआ। तो मंगोल्स की सेना हराई गई। तो इससे क्या हुआ कि जो मोहम्मद तुगलक था वो कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि उस पर ये लगा कि मंगोल सबसे ज्यादा पावरफुल भयंकर मानी जाती थी। तो उसने उसको हरा दिया तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंट किसके भरोसे होना था, अपनी सेना की ताकत पर और अपने रिसोर्सेज पर। तो उसने एक मूर्खता कर दी। उसने क्या किया कि जो ट्रांसोक्सियाना एक जगह है तो वहां पर उसने हमले की प्लानिंग कर दी। तो इसलिए उसने क्या किया कि एक उसके अगेंस्ट बहुत बड़ी सेना उसने तैयार की। फिर आगे क्या हुआ कि अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर ए सोल्जर। तो क्योंकि उसने तो प्लान करने थे तो उन्हें तो ये डर था कि जो ना हो ये बार बार आक्रमण करेंगे मंगोल, तो वो उन्होंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि उसके लिए अपने सैनिकों के लिए सोल्जर्स के लिए एक नया सा टाउन बनाया दिल्ली में, उसका नाम था सिरी। तो इसने क्या किया, अब तुगलक ने क्या किया कि नया टाउन तो नहीं बनाया, जैसे गैरसन टाउन बोला जाता है वो नहीं बनाया उसने, लेकिन जो पुराने शहरों में से एक था दिल्ली कुना, तो उसने वहां के निवासियों को वहां से हटा दिया और उनको भेजा गया उन्हें साउथ में दौलताबाद एक जगह है। तो वो बेचारे वहां चले गए और जो दिल्ली कुना खाली कराया गया वो सोल्जर्स के लिए गैरसन कर दिया। गैरसन टाउन में सोल्जर का टाउन होता है स्पेशली, तो वहां उनको बसाया गया। अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें खिलजी ने क्या किया। तो सोल्जर हैड टू फीड, तो सोल्जर को क्या करना था कि उनको तो खिलाना भी था जैसे उन्होंने पाले थे वो। तो उसके लिए क्या था कि जो गंगा यमुना जो काफी फर्टाइल लैंड था तो वहां से जो भी प्रोडक्शन होता था तो उससे उनका पेट पाला जाता था और साथ ही साथ जो वहां पर टैक्स भी कलेक्ट होते थे। तो टैक्स को उन्होंने क्या किया कि 50% रखा था जितना कि वो बेचारे कृषक पैदा करते थे। अब इसमें क्या किया तुगलक ने क्या किया कि उसी एरिया से खिलजी ने तो गंगा यमुना के टैक्सेस से उनका पेट भरा, तो इसने ऐसा नहीं किया। तुगलक ने क्या किया कि जिस एरिया में वो रहते थे उसी एरिया से उसने टैक्स लिया और क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी विशाल सेना के खर्चे जो उसने पूरे करने थे तो उसको मेंटेन करने के लिए सुल्तान ने क्या किया कि टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, एडिशनल टैक्सेस को उसने जोड़ दिया। तो फिर उसने क्या किया कि इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि उस एरिया में भयंकर अकाल भी पड़ गया। ठीक है, फमाइन मीन्स होता है अकाल। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे खिलजी ने क्या किया कि सोल्जर हैड टू बी पेड। तो सोल्जर को तो जब खाना तो सही है तो उसको उन्हें पे भी करना था क्योंकि सोल्जर पे ही तो खर्चा करते थे वो, तभी तो वो प्रोटेक्टेड रह पाएंगे।
तो सोल्जर हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन द कैश। तो उसने क्या किया कि उनको कैश देना ज़्यादा प्रेफर किया इकताज के बदले। इकताज कि वो लैंड होते हैं जहाँ पे उन्होंने कब्जाया था, बड़े बड़े सूबेदारों उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। तो उन इकताज को देने के बदले उसने सोचा कि इनको डायरेक्टली कैश दे दिया जाए, क्योंकि सोल्जर को जिस भी चीज़ की जरूरत होगी तो डायरेक्टली दिल्ली के मार्केट से ले लेंगे। तो साथ ही साथ उसमें एक ये भी खतरा था कि जो दिल्ली के मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो अपने सामानों पे दाम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ताकि वो दुकानदार हैं अपने सामान को ज़्यादा दामों में ना बेचें, तो इसके लिए उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था भी की। तो उसके लिए उनको केयरफुली क्या कर दिया जाता था, सर्वे कर दिया जाता था। सर्वे मीन्स क्या होता है, बीच में जा करके उनकी जांच पड़ताल करना, निगरानी रखना उन पर कि कहीं ज़्यादा दामों में तो नहीं बेच रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी बाई चांस कोई मर्चेंट ऐसे गलत काम करते हुए थोड़ा ज़्यादा दाम में बेचते हुए पकड़ा जाता था तो उसे पनिश कर दिया जाता था। अब है तुगलक ने क्या किया कि मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर। तो मोहम्मद तुगलक भी वैसा ही करता था, वो भी उन्हें सैलरी इन कैश में देता था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने दिल्ली में जो है प्राइसेस को कंट्रोल करने की बजाय उसने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी मीन्स को जैसे आज के इसकी पेपर करेंसी होती है, लेकिन उस टाइम तो ये मेटल में बनती थी। तो पहले जो असली के जो सिक्के होते थे वो सोने और चांदी के बनते थे। तो लेकिन जो टोकन करेंसी बनी तो वो तो चीप मेटल की बनी, थोड़ा घटिया मेटल होता है। तो लोग उस 14वीं सेंचुरी के लोग तब तक तो काफ़ी चालाक हो चुके थे और वो अपने शासक पर भरोसा भी नहीं करते थे। एक्चुअली शासक ने भरोसा कई बार गलतियां की होंगी, तो ऐसा होता है जब गलतियां करते तो लोग भरोसा खो देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट थे, तो उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को अंदर रख लिया छुपा करके, और जब वो टैक्सेस को पे करते थे तो उसके टोकन करेंसी के थ्रू करते थे। तो इस जब ये चीप करेंसी थी, मतलब सस्ती सी टोकन करेंसी, तो उसको आसानी से काउंटरफीट भी किया जा सकता था। काउंटरफीट मीन्स की मतलब नकल करके जाली बना देना, जैसे जाली नोट छापते हैं उस तरीके से उसका भी यूज वो करते थे। तो अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर थे, यानी कि जो उसके प्रशासनिक उसकी व्यवस्था थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। ठीक है, तो एंड क्रॉनिकल प्रेज तो जो क्रॉनिकल्स होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उसकी शासन व्यवस्था की काफ़ी तारीफें करते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उसमें चीज़ें काफ़ी सस्ती थी, काफ़ी इजीली अवेलेबल थी, यानी कि भरपूर मात्रा में मार्केट में सब कुछ था, सब कुछ मिल जाता था, वो भी एकदम सस्ती दामों पर। तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए उसने मंगोल का आक्रमण को बहुत अच्छे से सामना किया। अब है तुगलक की बारी। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि वो फेल हो गई। तो हिज कैंपेन इनटू कश्मीर, और जो कश्मीर में जो उसका कैंपेन था वो तो पूरी तरह से डिजास्टर मीन्स कि बहुत बुरा था, यानी कि पूरी तरह से एकदम फेल। तो ही देन गेव अप द प्लान। फिर साथ ही साथ जब पूरी तरह से फेल हो गया तो उसका प्लान क्या, वहाँ पे आक्रमण क्या खा करता, तो उसने क्या किया कि जो ट्रांजोक्सियाना पे जो आक्रमण का प्लान बनाया था उसे उसने गिव अप करना पड़ा। गिव अप मीन्स त्याग दिया उसने, और डिसबैंडेड, उसने काफ़ी बड़ी आर्मी भी खड़ी कर रखी थी तो उसको भी डिसबैंडेड किया, माने कि उसको भी उन्होंने कुछ मतलब थोड़ा सा भंग कर दिया, तोड़ दिया उसने। तो इस मैच क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेट, तो उसने जो उसकी शासन व्यवस्था थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यानी कि प्रॉब्लम शुरू होने लगे कि अब आर्मी कहाँ जाए। पहले तो उसने ऐसा किया, उनको बुलाया फिर भेज दिया। तो लोग क्योंकि उसने कई गड़बड़ियाँ की थी कि जो दौलताबाद उसने लोगों को भेजा था अपने दिल्ली एक उन्हा शहर से, तो वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, रिजेंटेड मीन्स कि नाराज़ थे। तो साथ ही साथ उसने टैक्सेस भी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए थे। उस टाइम फेमाइन मीन्स अकाल भी पड़ा था गंगा यमुना बेल्ट में। तो लोग क्या है कि रबीलियन तो उतर मीन्स कि एक रबीलियन होता है विद्रोह, तो उन्होंने चारों तरफ उसके आगे जो है विद्रोह छा गया, विद्रोह आ गया, मतलब विद्रोह खड़ा हो गया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी कैंसल्ड, रिकॉल्ड। तो बाद में क्या हुआ कि जो टोकन करेंसी थी उसे उसने वापस लेनी पड़ी। रिकॉल्ड मीन्स कि वापस ले लेनी पड़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलर, तो जो ये लिस्ट है उसमें मोहम्मद तुगलक की काफ़ी फेलर की काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो उसमें क्या है कि वो ये बता रहे हैं कि उन फेलर की लिस्ट के आगे हम आखिर ये भूल जाते हैं कि इस मुगल सल्तनत में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जिसने कि उसमें उसके जो मंगोल जो टेरिटरी को कैप्चर करने की प्लानिंग की थी, ऐसा वो भूल जाते हैं। तो अनलाइक अलाउद्दीन खलजी की डिफेंसिव मेजर, जो अलाउद्दीन खलजी के
जो वो थे ना सेफ्टी मेजर्स थे अपने रक्षा के लिए, जो भी उसने तरीके अपनाए थे उन रणनीतियों के आगे जो मोहम्मद तुगलक की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से फेल थी। क्योंकि उसने क्या किया था कि जो मंगोल्स के विरुद्ध जो उसने मिलिट्री ऑफेंस था, यानी कि जो सैन्य अभियान का जो इंसल्ट हुई वो काफी खराब थी। अब आगे द सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी, सॉरी सल्तनत हिंदी में बोला जाता है। तो टेक अ लुक इन द मैप। अब आगे पढ़ते हैं कि यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोदी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। तो जब क्या हुआ कि ये तुगलक के बाद सैयद एंड लोदी वंश ने दिल्ली पर राज किया, दिल्ली और आगरा में 1526 तक। तो लेकिन तब तक क्या हुआ कि कई राज्य जो है फ्री हो चुके थे, स्पेशली साउथ में। तो इसके अलावा बीच क्या है कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और संपूर्ण जो साउथ इंडिया था वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। तो उनके शासकों ने क्या किया कि अपने स्टेट को काफ़ी फला फुलाया और काफ़ी वेल्दी उनकी कैपिटल बन चुकी थी। तो ये वो पीरियड था कि जब नई नई और भी अनेक ग्रुप्स उभर कर आ गए थे, जैसे कुछ अफगान थे, कुछ उसमें राजपूत थे। तो उस टाइम क्या था कि कुछ कुछ और भी ऐसे स्टेट थे, हालांकि वो छोटे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसे बन गए थे वहाँ पर। लेकिन वो एक्सट्रीमली इतनी ज़्यादा पावरफुल थे वो छोटे छोटे, और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो वो काफ़ी अच्छी थी। तो जैसे उसका एक एग्जाम्पल है शेरशाह सूर। तो उसने यहाँ तक कि क्या किया कि सबसे पहले जब उसने करियर की शुरुआत की तो उसके अंकल थे बिहार में, तो उसके छोटे से इलाके में टेरिटरी के वो मैनेजर थे। तो उसने जब मैनेजिंग का काम संभाला तो धीरे धीरे उसने और भी रण कौशल सीखा। तो उसने यहाँ तक कि धीरे धीरे चैलेंजेस को फेस करता गया और बाद में एक मुगल एम्परर थे उस टाइम हुमायूं, तो यहाँ तक कि उसको भी चैलेंज किया और उसे भी हरा दिया। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया कि कैप्चर दिल्ली एंड स्टेबलाइज हिज ओन डायनेस्टी। तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हरा दिया तो उस दिल्ली को अपने मतलब कब्जा लिया और फिर अपनी वहाँ पे वंश चलाया, तो अपने वंश को स्टेबलाइज किया उसने। तो ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड, लेकिन हालांकि जो सूर डायनेस्टी थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक चली, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी उसने क्या किया था वहाँ पर, अपने जो जिस बदौलत वहाँ पे खड़ा हो पाया था उसके पीछे कुछ सिद्धांत थे। वो सिद्धांत, वो रणनीतियाँ उसने कॉपी की थी, यानी कि उसे रोल मॉडल मानकर उनका पालन किया था। वो थे अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी से तो उन्हें सीखा और फिर बाद में वो उन सिद्धांतों को, यानी कि जो भी उसकी रणनीतियाँ थी उनको उसने काफ़ी प्रभावशाली और ज़्यादा बढ़ाया। तो जब बाद में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल, तो यानी तो उसने अच्छा खासा अब वो बना दिया था, पॉलिसी बना ली थी, कुछ खलजी से सीख करके कुछ अपनी भी ऐड करके। तो जो वो था वहाँ पे एम्परर अकबर, तो एम्परर अकबर ने खुद उसे मॉडल माना, यानी शेरशाह सूरी जो भी रणनीतियाँ अपनाता था बाद में उसने अपनाया और खुद ही उसे हरा दिया बाद में। तो अकबर ने क्या किया था कि इसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट मीन्स कि एकीकरण, जगह जगह बिखरे थे, थोड़ा वीक हो गए थे, तो उसने फिर से उनको मजबूती दी और उनका एकीकरण किया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें ये थोड़ा चैप्टर से थोड़ा हटकर है, ये मुगल एम्परर से कुछ इसका रिलेशन नहीं है। द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड एंड नाइट्स एंड क्रूसेड्स। तो इसमें क्या है थोड़ा आगे बताते हैं, जो यहाँ पे हेडिंग है तो यहाँ पे पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वो फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। द 3 ऑर्डर्स मीन्स होता है कि 3 क्रम, यानी कि 3 क्लासेस, ठीक है। 3 जो क्लासेस होती हैं वो कौन कौन सी क्लासेस होती हैं वो हम जानते हैं। तो मतलब उन 3 क्लासेस को, उन 3 श्रेणियों को हम क्या है वो है जो कि पहले पूजा करते हैं, और दूसरा है कि जो लड़ाई करते हैं, और थर्ड उसमें ये आता है कि जो खेतों की जुताई करते हैं। तो उन 3 जो क्लासेस थी, जो वर्ग थे, उसमें क्या थे कि चर्च से भी उनको सपोर्ट मिला। चर्च जो कि क्रिश्चियन का होता है, तो उसने उनको सपोर्ट किया। साथ ही साथ उसमें ये फायदा था कि सोसाइटी में उनकी जो डोमिनेंट पावर थी, मतलब कि सबको दबाने वाली पावर, वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनकर उभर आए थे उसके बाद क्रिश्चियन, क्योंकि उन्होंने इस 3 ऑर्डर्स थे उन्हें उसने सपोर्ट किया था। तो साथ ही साथ उसने क्या किया था कि इससे एक वॉरियर ग्रुप था जिसे कि नाइट्स बोला जाता था, उसका उदय हुआ इससे, और उसने उस नाइट्स को, यानी कि उस वॉरियर ग्रुप को उसने संरक्षण दिया चर्च ने। तो चर्च ने क्या क्या, पैटर्निस्ट मीन्स की संरक्षण देना, उन्हें लालन पालन करना, तो उसने उस ग्रुप को दिया, मीन्स की नाइट को, ठीक है, नाइट्स बोला जाता है, मीन्स सूरवीर। तो साथ ही साथ उसने उसे यूज किया कि जो कि भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उस शांति में उसके
मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहने के इस रूप को उसने क्या किया कि प्रोपेगेट किया। प्रोपेगेट मीन्स कि उसके प्रसार में उनका यूज किया उसने, मतलब मीन्स कि इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी भगवान की भक्ति करेंगे उन्हें उनकी रक्षा करनी पड़ेगी और चर्च के लिए और उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसने उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो ये वॉरियर्स हैं वो आपस में ना लड़ें, बल्कि वो उन मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ें कि जिन्होंने क्या किया था, उनके पवित्र शहर जेरूसलम पे कब्जा किया था। तो इसलिए क्या हुआ कि उनके अगेंस्ट सैन्य अभियान चलाया गया, उन कैंपेन्स को बोला गया क्रूसेड्स। तो क्रूसेड्स क्या है कि उसकी एक लंबी सीरीज चली, यानी कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि वो लड़ाई चलती रही, तो उन कैंपेन्स को बोला गया है क्रूसेड। तो ये जो कैंपेन्स थे उन्होंने इस भगवान की सेवा में या चर्च में उसने इतना ज़्यादा उनका मान मिला कि उससे उन नाइट्स की जो स्टेटस था समाज में पूरी तरह से बदल चुका था। तो ओरिजिनली यानी कि स्टार्टिंग में जो नाइट्स थे वो थोड़ा सा हम्बल ग्रुप के थे। हम्बल ग्रुप मीन्स कि थोड़ा सा पिछड़ी जाति के, पिछड़ा वर्ग बोला जाता, जाति तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 11वीं सेंचुरी के एंड तक और क्या हुआ कि उसके 1 सेंचुरी बाद जर्मनी में उनका स्टेटस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोगों ने उनको भुला दिया, पिछड़ी जाति को, और साथ ही साथ हर कोई अब वहाँ पे नाइट्स कहलाना पसंद करता था। थैंक यू।